तो एक मेरा ये क्वेश्चन है और काफी लोगों का ये रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स लेने चाहिए या रेडी टू मूव इन फ्लैट्स लेने चाहिए नोएडा में? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा में? देखो, हमारा एक्सपीरियंस जो है इस मामले में अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमने अंडर कंस्ट्रक्शन में ही लगाए थे वैसे शुरुआत के लेवल में, और जिनके लिए प्रोजेक्ट भी 15-15 साल हो गए उसके बाद हमें फ्लैट मिले, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। क्योंकि बिल्डरों ने जो भी है 3 साल में प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने 3 साल में कभी कोई चीज़ दी नहीं उन्होंने। तो मैं एक बिल्डर की बात नहीं कर रहा, मैं मोस्ट ऑफ द बिल्डर की बात कर रहा हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, कि लोगों ने अपने टाइम पे अपने पेमेंट्स नहीं किए। उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ इससे पहले हमेशा 4 साल में 5 साल में चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन जब ये नई वेव आई इन फ्लैटों की, तो इन केस में लोगों ने बहुत लंबा लंबा खींचा। बिल्डरों ने जानबूझ के डिफॉल्टर हो गए, उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिए उन्होंने, और जितने लोगों से पैसे 100% वसूल कर लिए उन्होंने। तो उसके बाद बड़ी सिस्टम में दिक्कतें हैं, ये सरकार की तरफ से भी है, अथॉरिटी की तरफ से भी दिक्कत है। ये सब ने अपने अपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया इन बिल्डरों के ऊपर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। तो जिससे एक इन्वेस्टर का जो फेथ है ना, एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, बहुत हिल गया इन बिल्डरों की वजह से। पहले जितना अंधे होकर लोग फ्लैटों में पैसा डालते थे, तो इन बिल्डरों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आपका फेथ जो है ना, आपका जीरो जो फेथ है, आपका कॉन्फिडेंस, उसे जीरो कर दिया उन्होंने। अब जो नए बिल्डर्स आ रहे हैं आज की डेट में, वो सुना है कि वो टाइम पे डिलीवर करते हैं, पर उनके रेट इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है उनके रेट, कि वो आम आदमी के जेब में नहीं आ सकते। नोएडा, ग्रेटर नोएडा पहले अफोर्डेबल हाउसेस के लिए जाना जाता था, अब ये नए फ्लैट जो लग्जरी फ्लैट आ रहे हैं ना, वो 15,000 20,000 रुपये स्क्वायर फीट के। तो अगेन एक आम आदमी की जेब से बाहर की चीज़ है, पर लेकिन हाँ, जिनके पास कैपेसिटी है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि बिल्डर अगर डिफॉल्ट कर देगा तो उसका फायदा क्या है? क्योंकि उसे तो जेल टाइम भी होगा और उसे कभी ना कभी तो चुकाने पड़ेंगे। तो डिफॉल्टर वो हो क्यों रहा है और उसका करने का फायदा क्या है? उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उसका क्या है कि जितने भी बिल्डर्स हैं नोएडा एक्सटेंशन में, इनको 10,000 रुपये मीटर में रेट में मीटर में जमीन मिली। ठीक है ना, अथॉरिटी से। ठीक है, अथॉरिटी के पैसे भी खिलाए होंगे, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकते। तो उन 10,000 रुपये मीटर में उनको क्या हुआ कि 10% देने के बाद जमीन उनके नाम रजिस्ट्री हो गई, जबकि कायदा ये है कि 30% से पहले जमीन के बाद रजिस्ट्री नहीं हो सकती, पर उनकी 10% देने के बाद ऑलमोस्ट रजिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो उन्होंने नक्शा पास कराया, लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए, 10% पेमेंट उन्होंने दिया है, 90% उनको पूरी जमीन, 100 पैसे की जमीन, पूरी 100% जमीन मिल गई उनको। 10% का। ये कौन सी ईयर्स की बात कर रहे हो? ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद उस जमीन को इन्होंने बुकिंग करी फ्लैटों की, फ्लैटों में 20% 40% इन्होंने 60 दिन के अंदर ही पेमेंट ले लिया लोगों से फ्लैटों का। पहला फाइनेंस इनको फ्लैट ऑनरों ने दे दिया, इनको काफी फाइनेंस मिले। दूसरा फाइनेंस मिला इनको बैंकों से, मिल गया इनको फाइनेंस। तीसरा इनको फाइनेंस मिला प्राइवेट बिल्डरों से मिला। चौथा इनका फाइनेंस मिला ठेकेदारों से मिला, कि भाई तो 4 मंजिल बना ले, ये फेज वाइज पेमेंट देते थे, तो दूसरी मंजिल का पेमेंट रिलीज करते थे, तो वहां से भी इनको फाइनेंस एक तरह से मिला इनको। पांचवा इनको फाइनेंस जो है इनका अपना तो फाइनेंस था ही था, और इन्होंने फिर जो फ्लैट जो थे ना, बिल्डर्स बैंकों के पास गिरवी रख दिए जो फ्लैट थे, बाद में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर करके वहां से इन्होंने पैसा लिया। तो इन्होंने चारों तरफ से पैसा इकट्ठा किया। अच्छा। और लेकर के ये पैसे को इन्होंने इधर उधर डाइवर्सिफाई कर दिया, सारे पैसे को लेकर के ऑलमोस्ट। अच्छा। तो बाद में जो है जब डाइवर्सिफाई कर दिया आपने पेमेंट को, आप इनके पास मिसमैनेजमेंट रहा, पैसे का सही इन्होंने टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया, तो प्रोजेक्ट डिले करते गए, बाद में अपने आप को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। फंस की पार्टियां जितनी भी थी, जितने भी ऑनर थे, फ्लैट ऑनर, वो सारे फंस गए। वो एक बहुत बड़ा स्कैम था।